हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। कैसे हैं आप सब? कल रिपब्लिक डे था, कैसा रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा रहा। और मैं चाहती हूँ भगवान करे आप अगला जो रिपब्लिक डे है वो अपने अपने स्कूलों में मनाएं। मेरी आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं और मेरी कोशिश भी यही है कि मैं आपके लिए जो भी बेस्ट हो वो करूँ। तो चलिए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जिससे कि जो हम सोच रहे हैं आपको विद्यालय मिल जाए, केवीएस अपनी पसंद का, वो सब पूरा हो सके, उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं पेडागोजी की। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? तो ऑप्शन है हमारे प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र। तो प्रभावी शिक्षण जो प्रभावी शिक्षण का विज्ञान पूछा है, तो पहले हम देख लेते हैं प्रभावी शिक्षण क्या होता है। देखिए, प्रभावी शिक्षण मतलब एक ऐसी टीचिंग जो प्रभावित करे और बहुत अच्छी हो, यानी कि बच्चा जो है बहुत अच्छे तरीके से सीख सके, इस तरह की टीचिंग की बात कही गई है कि कौन से होगी। प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली, तो प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली जो है वो होती है जो लोग अपनी एज में, यानी कि जब वो जो उनकी पढ़ने की एज होती है उसमें नहीं पढ़ पाते हैं, उनकी जो शिक्षा होती है वो प्रौढ़ शिक्षा होती है। तो ये आंसर नहीं है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगला देखिए, मनोविज्ञान, यानी कि मन का विज्ञान, के एक बच्चा या कोई भी जो भी है उसके मन का विज्ञान, के मन को जानना होता है। ठीक है, तो इसकी प्रभावी शिक्षण में ज़रूरत पड़ती है। फिर होता है समाजशास्त्र, यानी कि समाज के बारे में जानना, तो प्रभावी शिक्षण में इसकी भी ज़रूरत होती है। और डी है हमारा शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र क्या है? शिक्षा शास्त्र एक शिक्षण जो मतलब टीचिंग है, आप उसे बेस्ट तरीके से कैसे करेंगे, टीचिंग करने की क्या सही मेथड्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, वो सब होती है शिक्षा शास्त्र के अंदर। जब हम शिक्षा शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं, यानी कि हम शिक्षा शास्त्र को पढ़ते हैं, तो उसमें हम साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं, और समाजशास्त्र, यानी कि एक समाज का शिक्षण में क्या रोल होता है, पढ़ाई में क्या रोल होता है, तो वो भी पढ़ते हैं। तो जो डी ऑप्शन है उसके अंदर ही बी और सी आ जाता है, बी और सी उसी में आ जाता है। तो सबसे सही जो आंसर है वो है शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, ज्ञान उद्देश्य क्या है? तो पहले मैं आपको ज्ञान उद्देश्य ही बता देती हूँ क्या है, उसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे, है ना। तो पहले देखिए, ज्ञान उद्देश्य क्या है। ज्ञान उद्देश्य वो होता है जो मतलब ये होता है हमारी स्मृति से रिलेटेड, यानी कि हमारी मेमोरी से रिलेटेड एक चीज़ है, और ये उन क्रियाओं का वर्णन करता है जो हमने पहले सीखी हुई हैं। यानी कि जब हम याद कर करके कोई काम करते हैं तो वो हमारा ज्ञान उद्देश्य का पार्ट होता है, वही होता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ज्ञान उद्देश्य आपको समझ आया? जो याद करके, यानी कि जो हमारी स्मृति में है उसको हम पुनः स्मरण कर करके अगर आगे का काम कर रहे हैं, वो होता है ज्ञान उद्देश्य। अब ऑप्शन ए है, यह संबंध, भेदभाव, उदाहरण और सामान्यकरण को देखने की क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जाता है। बी ऑप्शन है, यह किसी व्यक्ति की उच्चतम आवश्यकताओं को पूरा करके आंतरिक प्रेरणा को नियोजित करके हासिल किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति का कोई मतलब नहीं है। क्या पता किसी की कितनी उच्चतम हो जाती हैं आवश्यकताएं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट कर दीजिए, बी वाला। अब सी देखते हैं, यह याद और अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करने के लिए हासिल किया जाता है। बिल्कुल, ये जो ज्ञान उद्देश्य है उसमें मेमोरी की मैंने बात कही और इस ऑप्शन में याद करने की बात कही गई है। तो एक बार हम फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि हो सकता है ये ज़्यादा बेटर हो। देखिए, साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होगा कि एक ही बिल्कुल पर्टिकुलर आंसर होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको लगानी है ऑप्शन में। तो अगला जो है डी ऑप्शन भी हमें पढ़ लेना चाहिए। यह तर्क, परिकल्पना, अनुमान और पूर्वानुमान की क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जाता है। तो इसमें तर्क या फिर इमेजिनेशन की कोई इसमें बात नहीं होती है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी ही ठीक है। ये याद करने का, यानी कि स्मरण करके और जो अपनी अक्षमताएं हैं उनको विकसित करने के लिए हासिल किया जाता है। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने 2 प्रश्न पूछे। पहला, वर्ग की क्या परिभाषा है? दूसरा, एक वर्ग की रचना करो। यह बताइए कि यह प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के स्तर से संबंधित किन उद्देश्यों को मापता है। तो देखिए अभी अभी ये मैंने आपको अभी बताया था एग्जाम्पल इसका, ये जो ऊपर था ज्ञान उद्देश्य, कि जब बच्चे को टीचर ने बता दिया कि वर्ग ऐसे बनता है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, चारों बराबर होते हैं, चारों कॉर्नर पर 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये सब उसने बता दिया। तो उसके बाद जब टीचर ने कहा कि उसकी परिभाषा बताइए और फिर रचना कीजिए, तो इसका मतलब क्या है कि जब बच्चे ने स्मरण किया, याद किया कि हाँ मेरे जो टीचर हैं उन्होंने मुझे वर्ग की बनाने से पहले, रचना करने से पहले उसने पूरी परिभाषा को रिकॉल किया, याद किया कि हाँ परिभाषा में क्या था, कि 4 साइड थी, उसने 4 साइड बनाई, चारों बराबर थी, चारों बराबर बनाई, 90 डिग्री के एंगल थे, 90 डिग्री के एंगल बनाए। तो इस तरह से उसने दोबारा रचना कर दी। तो उसने क्या किया, अपना ज्ञान उसने बताया और ज्ञान का प्रयोग किया। तो पहले तो ज्ञान की परिभाषा, जब वर्ग की परिभाषा पूछी तो उसने अपने ज्ञान को यूज़ किया और फिर उसने ज्ञान का यूज़ करके वो काम किया। तो ज्ञान और ज्ञान का प्रयोग, हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। इसमें जो टीचर ने चेक किया वो उसकी नॉलेज और उसकी नॉलेज की एप्लीकेशन, वो उसने कैसे यूज़ की अपनी नॉलेज, वो दोनों चेक की। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने स्कूल उद्यानों को बढ़ावा दिया? अब देखिए स्कूल उद्यान यानी कि जो स्कूल है उनको एज अ गार्डन किसने ट्रीट किया? गार्डन मतलब फूलों का गार्डन की बात नहीं हो रही है। देखिए एक बार हम इनका देख लेते हैं कि ये जो हमारे ऑप्शन है इनके ये क्या क्या कहने वाले, कैसी मान्यताओं वाले लोग थे। मॉन्टेसरी, जॉन डिवी और रूसो, 3 के बारे में बात कर गई है। मॉन्टेसरी क्या कहते थे कि जो शिक्षक है वो एक माली है और जो बच्चे हैं वो पौधे हैं। यानी कि एक शिक्षक का काम क्या है, जैसे माली पौधों की देखभाल करता है, उनको बड़ा करता है, ऐसे ही एक शिक्षक क्या करेगा, बच्चों की देखभाल करेगा और उन्हें उनको ग्रो करने में उनकी मदद करेगा। तो जो ये है मॉन्टेसरी, ये स्कूल उद्यानों को बढ़ावा देते हैं। अगला है जॉन डीवी क्या कहते थे कि बच्चे को एक ऐसा वातावरण देना चाहिए कि वो उसका सोशल डेवलपमेंट हो सके और वो सेल्फ डिसिप्लिन हो सके, उसको एक ऐसा वातावरण देना चाहिए। तो वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा स्कूलों में। ठीक है, तो यानी कि जॉन डीवी भी इसके समर्थक हैं। फिर अब बात आती है रूसो की। रूसो क्या कहते हैं कि बच्चों को ना एक जो नॉर्मल जो इन्वायरमेंट है, दोषपूर्ण पर्यावरण, उन्होंने कहा है कि जो दोषपूर्ण पर्यावरण है इससे दूर प्रकृति की गोद में रख कर हमें शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि नॉर्मल जगह पे शिक्षा की बात नहीं कही गई है, कहाँ कही गई है, एक अलग जगह प्रकृति की गोद में। तो ये तीनों ही ये मानते थे कि बच्चों के लिए स्कूल जहाँ वो खेल खेल में सीख सके और एक तरह से खुश रहे, खुश होकर उसका हर तरीके का डेवलपमेंट हो सके। तो ये तीनों ही चीज़ के समर्थक थे। तो तीनों वाला ऑप्शन कौन सा है, हमारा डी। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्य शिक्षा के कम महत्व का वैध कारण है? तो पहले तो हम ये जो शब्द है कार्य शिक्षा, इसी को समझते हैं कि क्या है। देखिए कार्य शिक्षा क्या है, एक विधि है, यानी कि एक तरीका है किसी भी काम को करने का। काम से संबंधित जब हमें हर तरीके की नॉलेज होगी वो होगा हमारा कार्य शिक्षा। इसमें क्या आता है, कार्य शिक्षा में किस तरह की बात होती है? कार्य शिक्षा में जो शिक्षा के साथ साथ यानी कि जो हमारी एजुकेशन स्कूल में चल रही है उसके साथ साथ जब समाजोपयोगी कार्यों की व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है, यानी कि कुछ ऐसे काम सिखाए जाते हैं जैसे कि जिनका दिमाग मतलब हाथ और दिमाग दोनों में ना बैलेंस्ड बनाना सीख जाते हैं बच्चे। तो ये कार्य क्या होते हैं, जैसे कि कृषि का काम होता है या फिर सिलाई कढ़ाई का काम होता है या कुछ भी इस तरह की जो शिक्षा होती है जो
एक तरह से बच्चा जब बड़ा हो तो वो आर्थिक रूप से भी उसके लिए मददगार हो। तो ये जो कार्य शिक्षा है, लेकिन फिर भी इस पर कम ध्यान दिया जाता है स्कूलों में। क्यों? देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि गणित और विज्ञान जैसे अन्य विषयों का विशाल पाठ्यक्रम के कारण अधिक समय की आवश्यकता होती है। और सेकंड वाला है कि शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों का रवैया भी कार्य शिक्षा के प्रति अधिक निराशाजनक है। तो देखिए पहला जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्कूलों में क्या होता है, जो गणित और विज्ञान होते हैं उन पर ही पूरे साल टीचर्स का भी फोकस रहता है और बच्चों का भी फोकस रहता है। केवल ये मतलब जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उन पर ही ध्यान रहता है। कार्य शिक्षा जैसे सब्जेक्ट पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। और क्या होता है फिर, शिक्षक और अभिभावक दोनों ही इसके प्रति बहुत निराशाजनक रहते हैं। ये समझते हैं कि इसका कोई काम ही नहीं है, इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो दोनों ही कारण हैं ये, जो कार्य शिक्षा को जो सही तरीका है उस तरह से नहीं कार्य शिक्षा दी जाती स्कूलों में। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें दोनों ही बातें सही कौन से में है। हाँ, ऑप्शन डी में। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत अधिगम के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि छात्रों को हर दिन व्यक्तिगत दत्त कार्य दिया जाना चाहिए। तो अच्छा, दूसरा है छात्र के काम की निगरानी करते समय अति हस्तक्षेप से बचना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। बात कर रहे हैं व्यक्तिगत अधिगम के प्रबंधन की, यानी कि एक बच्चा इंडिविजुअल, जब बच्चे की सीखने की बात होती है कि जब आपको अगर इंडिविजुअल बच्चे को सिखाना हो, उसको मैनेज करना है, प्रबंधन करना है उसका, यानी कि हर एक बच्चे को अलग अलग सिखाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? क्या आप छात्रों को हर दिन व्यक्तिगत दत्त कार्य देंगे? बिल्कुल देंगे। देखिए देना भी पड़ेगा। जब तक हम बच्चे को इंडिविजुअल काम नहीं देंगे कि एक हर बच्चे को अलग, तो वो करेगा नहीं तो वो सीखेगा नहीं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। अगला देखें, छात्र के काम की निगरानी करते समय अति हस्तक्षेप से बचना चाहिए। देखिए एक टीचर को ना, जब बच्चा काम करे तो उसके काम में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। केवल उसको बाहर से आप ऑब्जर्व करें, उसको सुपरविज़न करें उसका, कि अगर वो कहीं गलत है उसको थोड़ा मार्गदर्शन करें। बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो दोनों ही बातें सही हैं। अगर हम दोनों चीज़ का फॉलो करेंगे तो हर एक बच्चा इंडिविजुअल तरीके से उसकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक टीचर के तौर पर ये दोनों काम करके वो अलग अलग इंडिविजुअल बच्चे की लर्निंग को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो ऑप्शन ए सही है, दोनों सही हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। किस पाठ्यचर्या संगठन ने प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के एक भाग के रूप में विज्ञान शिक्षण की सिफारिश की? यानी कि इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि कौन सी पाठ्यचर्या में ये कहा गया कि जो हमारा ईवीएस है उसी में ही हमें इसको जोड़ देना चाहिए, विज्ञान को। विज्ञान और जो सामाजिक विज्ञान है, इन दोनों को अलग अलग न मान के एक संपूर्ण विषय के रूप में पढ़ाया जाए। ये किस में कहा गया था? गांधी जी की बुनियादी तालीम, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक रूपरेखा 1988, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2000 और राष्ट्र शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986। तो ये जो है ऑप्शन बी 1988, इसमें कहा गया था, क्या कहा गया था कि हमारे ईवीएस में ही साइंस और सोशल साइंस दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए और ईवीएस को एक अलग से ही सब्जेक्ट बना दिया जाए जिसमें दोनों चीज़ें हों। पहले स्कूलों में जब अब से कई साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, स्कूलों में साइंस की ये सब प्राइमरी स्तर की बात चल रही है, 5th तक, 5th के बाद की नहीं चल रही है। 5th तक बच्चों के लिए साइंस की अलग बुक होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। अब ईवीएस की जो बुक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की जो बुक है, उसी में ही साइंस का पोर्शन भी आ जाता है और सोशल साइंस का पोर्शन भी आ जाता है। दोनों पोर्शन उसी में आ जाते हैं। तो ये बात कही गई थी जो हमारी वो थी NCF 88 वाली, ठीक है।
तो ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का निर्धारक नहीं है। हमें बताना है कि जो निर्धारक नहीं है, पाठ्यक्रम का निर्धारक नहीं है, यानी कि जो पाठ्यक्रम को निर्धारित नहीं करता। इनमें से ए है व्यक्तिगत प्रतिभा, सामाजिक पहलू, लिंग भूमिकाएं और आधारभूत जरूरतें। तो देखिए कोई क्वेश्चन तो हमें अलग तरीके से करना होगा। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से निर्धारक हैं। तो सबसे पहले देख लिया आधारभूत जरूरतें, बिल्कुल निर्धारक हैं। कोई भी जो हम पाठ्यक्रम बनाएंगे उसको बनाने से पहले वहाँ की जो ज़रूरतें हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी। और सामाजिक पहलू, या जैसे कि आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का सिलेबस होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की ज़रूरतें अलग हैं, वहाँ का जो सोशल इन्वायरमेंट है वो अलग है। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही चाहिए। अब बात आती है व्यक्तिगत प्रतिभा और लिंग भूमिका की। तो व्यक्तिगत प्रतिभा क्या, कैसे हम क्या समझ रहे हैं कि जैसे ये जो पाठ्यक्रम होता है ये लगभग टीचर पर डिपेंड होता है कि उसको कैसे सिलेबस को पूरा करा रहा है, कितने टाइम में करा रहा है। तो देखिए अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है ना, तो हमने देखा कि छोटे क्लासेस की अगर मैं बात करूँ, सपोज आपको उसमें चतुर्भुज पढ़ाना है, तो एक अच्छा बच्चा है, आपने देख लिया कि ये इस चीज़ को कवर कर रहा है, तो आप उसकी व्यक्तिगत प्रतिभा के हिसाब से आगे के निर्धारित कर सकते हैं कि हाँ मैं इसे इसी टॉपिक में और अंदर तक बता दूं। जैसे कि मैं एक नॉर्मल क्लास में हमें बताना था चतुर्भुज, लेकिन एक बच्चा होशियार है तो आप उसको चतुर्भुज के प्रकार भी बता दीजिए, है ना। तो आप व्यक्तिगत प्रतिभा को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बचा सी, लिंग भूमिकाएं। ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते कि हाँ मुझे लड़कियों को ये पढ़ाना है और लड़कों को ये पढ़ाना है, ये आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ कि लिंग भूमिकाएं जो हैं लड़का लड़की, इस चीज़ को देखकर तो कभी भी सिलेबस निर्धारित होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम ऑप्शन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट है इसके लिए। अब अगला देख लेते हैं, उस ढांचे का नाम बताइए जो शिक्षण और सीखने की रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में बात करता है। एनसीएफ 2020, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2009 और एनसीएफ 2005। तो देखिए एनसीएफ 2020 नहीं है, एनसीएफ 2000 नो भी नहीं है। अब एनसीएफ तो अब से पहले 4 एनसीएफ आए हैं। 1975 में आया है, 88 में आया है, फिर 2000 में, फिर 2005 में। तो जो 2000 का जो एनसीएफ था वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा था, उसमें जो कमियां थी, फिर वो एनसीएफ 2005 में वो कमियों को पूरा कर दिया गया। जो एनसीएफ 2005 है वो 1992 की जो संशोधित शिक्षा थी कि शिक्षा बिना बोझ के, उस पर आधारित है। अब ये शिक्षा बिना बोझ के मतलब एक ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चा जो है खेल खेल में सीख ले और क्रिएटिविटी से सीख ले, यानी कि उसकी क्रिएटिविटी पे काम किया जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट पे काम किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि रचनावादी दृष्टिकोण लिया जाएगा। तो ये सब बात कही गई थी हमारे एनसीएफ 2005 में। अगला देखते हैं, ज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ज्ञान की तुलना बुद्धि से की जा सकती है, ज्ञान बुद्धिमानी है और बुद्धिमानी विपणन योग्य है। बुद्धिमानी अनंत है, इसमें ज्ञान और क्रिया का तरीका शामिल है। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि ज्ञान की तुलना बुद्धि से की जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। ज्ञान अलग चीज़ है और बुद्धि अलग चीज़ है, ठीक है। ज्ञान अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है, तो दोनों की तुलना हम नहीं करेंगे। जो सेकंड ऑप्शन है वो है बुद्धिमानी अनंत है। ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरी बड़ी बुद्धिमानी है, एक बड़ा सर्कल बुद्धिमानी है और उसके अंदर छोटे जो सर्कल है वो ज्ञान है और उस दूसरा सर्कल है उसकी क्रिया का तरीका, यानी कि बुद्धि के अंदर आता है क्या हमने सीखा। ज्ञान क्या है? ज्ञान को एक तरह से वो कह सकते हैं जो हमने सीखा, जब वो हमारे व्यवहार में आ जाता है वो ज्ञान होता है। तो जब हमने बुद्धि दी, बुद्धि में हमने किसी चीज़ को सीख लिया, फिर उसको हमने व्यवहार में लाए, तो यानी कि क्रिया का तरीका भी शामिल हो गया। जब हमने बुद्धि के अंदर देखा कि ज्ञान और क्रिया का तरीका दोनों शामिल हैं और पहले वाला ऑप्शन है कि तुलना तो की नहीं जा सकती, तो केवल स्टेटमेंट दूसरा सही है और ये ऑप्शन है बी में, केवल स्टेटमेंट दूसरे वाला सही है, ठीक है। तो हम जाएंगे बी के साथ।
अगला क्वेश्चन, आधुनिक शैक्षिक पर्यवेक्षण के बारे में क्या सही नहीं है? कि पर्यवेक्षण क्या होता है? सुपरविजन। और बात कर रहे हैं आधुनिक समय की। पर्यवेक्षण एक गलती खोजने की गतिविधि है, पर्यवेक्षण एक सहकारी गतिविधि है, पर्यवेक्षण एक सामाजिक गतिविधि है, या फिर पर्यवेक्षण एक नेतृत्व गतिविधि है। तो देखिए, पहले तो समझ लिए पर्यवेक्षण। अब शैक्षिक पर्यवेक्षण की बात हो रही है, यानी कि एकेडमिक सुपरविजन जब आप करेंगे, और उसमें भी बात कर दी इन्होंने आधुनिक की। देखिए, पहले समय में क्या होता था, पहले समय में बच्चों की गलतियां बताई जाती थी और गलतियां बताकर आप उनको सही करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसीलिए ये शब्द जोड़ा गया है आधुनिक। अगर ये ना जोड़ा जाता तो शायद ये प्रश्न किसी और तरीके से होता, लेकिन आधुनिक जोड़कर हमारा ऑप्शन क्या आता है कि भाई जो हमारा सुपरविज़न है एक लीडर के तौर पर भी होगा, नेतृत्व गतिविधि है, यानी कि एक लीडर ही होगा जो सुपरविज़न करेगा। ठीक है, सहकारी गतिविधि और सामाजिक भी होगी, क्योंकि जब तक हम किसी को सुपरविज़न करेंगे तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? कोऑपरेट करना पड़ेगा। कोऑपरेट करके हम उसको सिखाएंगे, यानी कि सुपरविज़न में क्या करना है, जो सुपरवाइज़र है, जो सुपरविज़न कर रहा है, वो केवल एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा। वो ऐसा नहीं कि गलतियां खोज खोज के उसका गलतियां बता बता के उसको ठीक करेगा, नहीं, उसमें केवल मार्गदर्शक का काम है। तो इसीलिए आधुनिक शब्द जोड़ा गया है, क्योंकि बहुत पहले जैसे गुरुकुल वगैरह की जो पहले पद्धतियाँ थी उनमें गलतियां बता बता कर सिखाया जाता था, लेकिन अभी आपको गलती नहीं बतानी है, केवल फीडबैक देना है। पर्यवेक्षण में केवल फीडबैक देना है और आगे उसको सपोर्ट करना होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन है हमारा चित्र पठन, चित्र, तस्वीर खींचना, आकार बनाना, गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना, कला के तरीके को देखना। कला के द्वारा सीखने का सही उदाहरण, वैसे तो कला, भाई चित्र बना रहे, चित्र पठन तो है ही नहीं, चित्र को पढ़ना नहीं है, लेकिन चित्र बनाना, तस्वीर खींचना, कला के तरीके को देखना, ये सब क्या है? यही है, कला के द्वारा सीखना ही है। लेकिन ये जो आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना, गत्यात्मक पैटर्न क्या होता है? एक गतिशील पैटर्न। गतिशील मतलब अगर कोई टीचर किसी चित्र को बना रहा है तो बच्चा देख रहा है कि इसमें पहले कौन सी लाइन, जैसे पहले सीधी लाइन खींची, फिर जैसे कोई सीधी लाइन खींची, फिर टेढ़ी लाइन खींची, फिर सर्कल बनाया, तो एक बच्चा जो है जो भी गतिशील पैटर्न है उसको पहचान रहा है कि इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, और फिर आकार बनाएगा। तो इसका मतलब है कि वो सही से सीख रहा है। क्योंकि अगर वो केवल कला के तरीके को देख रहा है, उसे अप्लाई नहीं कर रहा है, तो भी नहीं काम चलेगा, है ना। या फिर वो केवल चित्र खींचना उसने शुरू कर दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि मेरे टीचर ने पहले कौन सी लाइन बनाई, उसके बाद कौन सी लाइन बनाई। तो ये एक तरह से जो ऑप्शन सी है उसमें बी और डी दोनों हैं, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है खेलने की सामग्री पर कहानी, कविता की रचना करना, बी बोलने वाले खिलौने होना, बच्चों का खेल सामग्री के साथ संलग्न यानी कि एंगेज होना, या फिर डी बच्चों का खेल सामग्री खरीदना। तो देखिए, कुछ ऑप्शन तो आप देखते ही समझ जाएं कि ये नहीं है, कि बोलने वाला खिलौना होना नहीं है, या बच्चों का खेल सामग्री खरीदना नहीं है। अब बात आती है कि क्या हम किसी सामग्री पर बच्चे को कहानी या कविता की रचना दे दें, वो संवाद होगा, या फिर बच्चा उस चीज़ के साथ बहुत एंगेज है तो साथ होगा। देखिए, जब वो एंगेज है, एंगेज वो चाहे कहानी कविता करने में हो, या फिर उससे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे टॉयज से बातें करते हैं, तो जो आपस में बातें करते हैं टॉयज और बच्चे, तो ये जो है परस्पर संवाद का ही एक उदाहरण है। लेकिन केवल बातें ही करना नहीं होता, उसको लेकर अगर बच्चा कुछ सीख रहा है, कुछ खेल रहा है, तो भी एक तरह से ये संवाद ही है, बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है अपने टॉय के साथ। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन, ECCE अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये हो सकते हैं, ऑप्शन ए है सूक्ष्म स्तर पर, बी है समष्टि स्तर पर, मध्य स्तर पर, सी है समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, ECCE जो हमारा है उसमें प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ आप
कहाँ करेंगे, किस हिसाब से करेंगे। तो क्या आप सूक्ष्म से यानी कि केवल छोटे छोटे लेवल पर करेंगे, या फिर छोटे छोटे और मिडिल लेवल पर करेंगे, बड़े पर नहीं करेंगे, या फिर तीनों पर करेंगे। तो देखिए तीनों पर ही करेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ECCE में काम को पूरा करने के लिए जहाँ भी जिस भी स्तर पर आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हो आप करिए, चाहे वो सूक्ष्म स्तर पर हो, मध्य स्तर पर हो, या पूरी होल जो आपका प्रोग्राम है ECC का उसमें आपको करनी पड़े, तो आप कीजिए। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर डैश का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहन करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है डिजिटल गेम, बी है रोबोट, सी है ड्रोन और डी है ऑटोमेटिव गेम। तो देखिए ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर, यानी कि एक तरह से 5th तक के बच्चों की बात हो रही है कि किस चीज़ का यूज़ करेंगे वो, कि उसमें टीचर भी शामिल हो और बच्चा जो है आनंददायक तरीके से सीख ले। तो ऑप्शन ए, देखिए बी और सी तो है ही नहीं, है ना, कि ना तो रोबोट या फिर ड्रोन नहीं है। तो डी जो है वो है ऑटोमेटिव गेम। ऑटोमेटिव गेम से बच्चा आनंददायक तरीके से अधिगम तो हो जाएगा, उसका सीखना हो जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिव है तो उसमें शिक्षकों की तो कोई भागीदारी नहीं होगी, बच्चा अपने आप ही खेल लेगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचा हमारा डिजिटल गेम। डिजिटल गेम ऐसा है जिसमें टीचर्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे और बच्चा जो है तरीके से आनंददायक तरीके से सीख लेगा। अगला देखिए, रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के लिए, तो ऑप्शन है एडोएक्टिव 8, टक्सपेंट, जी कॉम्प्रेसिव और टक्स मैथ। तो ये जो है एडोएक्टिव 8 ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये टक्स पेंट ये है, इसमें क्या, ये ड्राइंग का एक प्रोग्राम है और इसमें साउंड भी होती है, ड्राइंग के साथ साउंड भी होती है। तो टक्स पेंट क्या होता है, इसमें बच्चा क्रिएटिविटी करता है, अलग अलग पिक्चर्स बना सकता है, कलर कर सकता है। तो जो टक्स पेंट होता है वो बच्चे को क्रिएटिविटी के लिए यूज़ करा जाता है। अगला देखिए, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। क्या प्रमुख है, क्वेश्चन देख लीजिए। गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता यानी कि एक बच्चे को बच्चों की एक्टिव जो प्रेजेंस है वो कैसे होगी किसी एक्टिविटी में, बच्चों मतलब एक तरह से बच्चा एक्टिव रहे किसी एक्टिविटी में। तो जब वो पूरी तरीके से एक्टिव होगा, पूरा मतलब पूरा क्या, हम एक पूरा जो कहना चाहिए सिंबल होता है सर्कल का, सर्कल मतलब पूरी हो गई बात। अब सर्कल में कितना डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का मतलब है कि बच्चा जो है वो पूरी तरीके से एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था एक नया जीवन है। व्यक्ति जब अब इसमें प्रवेश करता है, एंटर करता है, तो जीवन की शुरुआत करता है। ये जो परिभाषा है किशोर अवस्था की किसने दी है, स्टैनले हॉल ने दी है, हैडो कमेटी ने दी है, या फिर हर्लॉक या वैलेंटाइन। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि किशोर अवस्था जो एडोलसेंस है उसमें बच्चा एक नया जीवन शुरू करेगा, नए जीवन में एंट्री लेगा। तो ये बात तो कही थी स्टैनले हॉल ने। अब इसको याद कैसे रखिए, क्योंकि इतनी परिभाषाएं हो जाती हैं कि थोड़ा सा अगर कोई ऐसी मिल जाए कि हमें याद कैसे रहे। तो देखिए जैसे मैंने पहले किशोर अवस्था की एक डेफिनेशन आई थी पिछले सेट में, मैंने वैलेंटाइन की थी वो, और ये कहा गया था कि बच्चा जो है किशोर अवस्था में आपराधिक होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बताया था कि वैलेंटाइन डे से रिलेट कर लीजिए कि वैलेंटाइन डे पर बच्चे इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। और इसमें हम क्या देखते हैं कि देखिए बच्चा जो है जब नए जीवन में एंट्री करता है तो वो किशोर अवस्था में, तो वो हॉल, पार्टी हॉल या फिर सिनेमा हॉल, इनमें भी एंट्री करता है। तो स्टैनले हॉल की जो परिभाषा है उसमें एंट्री शब्द आता है प्रवेश, कि वो नए जीवन में प्रवेश कर गया। ठीक है,
तो हम इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे। और इसकी ये जो स्टेनले हॉल है, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी किशोरावस्था की, कि बच्चा जो है नए जीवन में एक तरह से प्रवेश करता है, उसकी शुरुआत करता है। तो ये तो थे हमारे क्वेश्चन। ये एक इम्पॉर्टेंट सा मुझे पॉइंट लगा था, मैंने लिख लिया आप लोगों के लिए। AEP के अंतर्गत किशोरों को दिया गया ज्ञान, देखिए AEP यानी कि एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसमें जो किशोरों को ज्ञान दिया जाता है। अब इसमें कैसा ज्ञान दिया जाता है? एडल्ट एजुकेशन की जब बात होती है तो उसको सरल बनाने के लिए केवल्स एक मतलब एक तरीका बनाया गया है, केवल्स दृष्टिकोण। अब वो केवल्स क्या है? K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, V फॉर वैल्यूज़, E फॉर इन्हेंस्ड और L फॉर लाइफ स्किल। तो देखिए, जब हम एडल्ट एजुकेशन की बात करेंगे तो ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग ही तो बात बताई जाए, उसकी एज के अकॉर्डिंग ही उसको जो पढ़ने की सामग्री है या वो है उसी हिसाब से दी जाए। तो यानी कि जब हम इनका यूज़ करते हैं एडल्ट एजुकेशन में तो बच्चे को सही नॉलेज हो, फिर जब उसको नॉलेज मिल जाए तो जो उसका एटीट्यूड है उस नॉलेज को लेकर वो भी सही रहे, वो अपनी वैल्यूज़ वगैरह ना भूले, उन वैल्यू को ध्यान में रखे, और जो कुछ उसने सीखा है, मतलब जो उसकी मान्यताएं हैं पुरानी एडल्ट एजुकेशन को लेकर, उनको वो चेंज करे, उनमें सुधार करे। और ये सब करने के बाद, यानी कि एडल्ट एजुकेशन को समझने के बाद, जो उसकी लाइफ स्किल्स हैं उनमें वो बहुत अच्छे से आगे परफॉर्मेंस दे, यानी कि एक बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को जिए। तो ये एक पॉइंट था, एक लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं है ये, तो बस आपको याद रखना है कि AEP जो हमारा है एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम जो है, उसमें केवल स्टेप लिए गए हैं उसके जो ज्ञान है, उसका जो नॉलेज है, उसको एक तरह से उस ज्ञान को बहुत इजी बनाने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।